मंटो था कौन? अगर एक लफ्ज में आप मुझसे पूछें, मंटो एक ठुकराया हुआ बच्चा था। उसको मुनाफिकत से चिढ़ थी। मैं तो बस अपनी कहानियों को एक आईना समझता हूँ जिसमें समाज अपने आप को देख सके। मंटो पर फाहिश निगारी का लेबल क्यों लगा? खोल दो ठंडा गोश्त तो ऐसे अफसाने जिनको पढ़ के आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। ठंडा गोश्त। मंटो साहब, ठंडा गोश्त पर फांसी का केस है। कुछ फौहिश नहीं होता। सोसाइटी को मंटो ने नंगा तो किया, लेकिन इसका हल क्यों नहीं बताया? मंटो ये कहते हैं, इस सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी, और इसे कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं। वो किसका काम? वो दर्जियों का काम है। मंटो की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्होंने अच्छा बुरा सब कुछ बेचा। कुछ अफसानों में ये मंटो का था मसला, अब्रप्ट और इलॉजिकल एंडिंग भी कर दिया करते थे। मंटो जिस कदर खूबसूरती से वैश्या के ऊपर लिखता था, वो महफिलों में जाता था इनकी अपने काम पे घमंड था उन्हें। वो मनो मट्टी तले दफन ये सोच रहा है कि मंटो बड़ा अफसाना निगार है, ये खुदा। ज़िशानवी, आज हम सादत हसन मंटो का साइको एनालिसिस करेंगे। हम समझेंगे मंटो की शख्सियत, मंटो का काम और आज तक मंटो की अहमियत। मंटो था कौन? पहली बात तो आपने कहा ना कि मंटो का साइको एनालिसिस करेंगे। मंटो ने सारी जिंदगी लोगों के साइको एनालिसिस किए हैं। चलें आज हम करेंगे। अगर वो हयात होते या उन्हें पता चलता तो वो एक ऐसा मजमून लिख मारते हम लोगों पे कि हमें शायद दौड़ना पड़ता यहाँ से। बहरहाल, मंटो एक इंतहाई शरीफ नफ्स, खूबसूरत और मुशफिक रूह थी। सिर्फ एक चीज़ जिससे उसे चिढ़ थी, या जिसको बार बार वो अपने अफसानों में आश्कार इसलिए करता था कि निशानदही हो जाए कि गलती या बदनुमाई या दाग कहाँ है, कौन उस दाग को धो लें ताकि वो दोबारा से निखर जाए वो चादर जो हम जिसके ऊपर दाग है। वो थी मुनाफिकत। अगर एक लफ्ज़ में आप मुझसे पूछें तो उसको मुनाफिकत से चिढ़ थी। खुद पे काबू ही नहीं रहता था, या कहीं भी जब वो देखता था कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, कोई तजाद है, अगर आपकी बातों में तजाद है, आपके अमाल कुछ और हैं, तो वो चिढ़ता था इस चीज़ से। दूसरी बात ये कि किसी को ब्लैक एंड वाइट में किसी को फरिश्ता बना के पेश कर देना, जो कि हमारे यहाँ तो अब वो मुआशरती प्रागंदगी बहुत ज़्यादा है। हमारे लिए जो फरिश्ता होता है वो बिल्कुल फरिश्ता है, और जो शैतान है वो शैतान है। मंटो के लिए ऐसा नहीं था। मंटो बुरे से बुरे शख्स में इंसानियत और बहुत मुदब्बर, आला, नजीब और ख़ानदानी रिवायतों के अमीन लोगों में, अशराफिया में, शरफा में, उमरा में, रऊसा में गंद ढूंढ लेता था। वो देख लेता था कि इनके अंदर ये पलीदगी है। लिहाजा जो जैसे है वो कहा करते थे मंटो कि मैं कूड़ा करकट को उर्दू अंबर का पहाड़ नहीं कह सकता। तो अगर जो कूड़ा करकट है वो कूड़ा करकट है। इसीलिए कहा गया कि मंटो हकीकत निगार ज़्यादा थे। अफसाना निगार तो थे ही, लेकिन अफसाना निगारी में वो हकीकत निगार थे। अब इस पे बहस हो सकती है कि क्या वो इस हकीकत को आश्कार करते हुए, अफसाना लिखते हुए अदब के जो कोई जमालियाती इजहार हैं या जमालियाती पैराए हैं, उन्हें मलहूज़े खातिर रखते थे या नहीं रखते थे। ये एक अलग बहस है। अगर आप इसमें जाएंगे तो फिर हम बात करें। मंटो पर फाहिश निगारी का लेबल क्यों लगा? इसलिए कि जिस चीज़ को हम देखना नहीं चाहते, हम जब आईना देख रहे होते हैं और आईने में जब वो कहते हैं ना कि जब हमें को अपनी कोई चीज़ पसंद नहीं होती तो हम उसको देखते भी नहीं हैं। हम अगर हमारे जहन में फहाशी का कोई तसव्वुर था या है, तो हम उस तसव्वुर को या उस चीज़ को जो हमारे सामने मौजूद है फहाशी की सूरत में, जैसे हम समझते हैं कि फहश है, हम देखना नहीं चाह रहे थे। और अगर कोई हमें बताता तो हमें बुरा लगता था। वो कल भी ऐसे था, वो आज भी ऐसे है। हालांकि आपकी देवमालाओं में, आपके अदब में, आपके इस लैंड पे फहाशी का कभी भी कोई ऐसा तसव्वुर नहीं। ये वेस्टर्न तसव्वुर था फहाशी का, अदब के अंदर जो दर आया था। आपके यहाँ कोई तसव्वुर नहीं था फहाशी का। मतलब कोई भी चीज़ फहश हो सकती है। ये आगे जाके हम इस पॉडकास्ट में जब बात करेंगे मंटो के मुक़द्दमात की, तो फिर हम ज़्यादा खुलकर बयान करेंगे कि फहाशी को डिफेंड कैसे किया मंटो ने। मतलब मैं ये बरबला कह रहा हूँ कि आपके यहाँ फहाशी का कोई तसव्वुर नहीं है। मंटो ने ज़्यादातर वैश्या को क्यों अपने अफसानों का मौजू बनाया? इसलिए कि ज़माने के सबसे ठुकराए हुए, ज़माने के सबसे निचले दर्जे पर, सबसिस्टेंस लेवल पर, और मतलब एक तो औरत
जो कि उस ज़माने में बहुत ही मगलूब थी। अब तो खैर बहुत उन्हें हुकूक मिल गए, उस ज़माने में मगलूब थी, कनीज़ें थीं और राजा महाराजाओं की खादमाएँ थीं। फिर जो मिडिल क्लास औरत थी वो भी मगलूब औरत थी। फिर उन मगलूब औरतों में एक वो औरत जो कोठे पे बाज़ार में किसी मजबूरी या किसी महजूरी या किसी लालच या किसी हादसे की सूरत में आके बैठ गई है, उससे ज़्यादा जो कहना चाहिए कि रेस्ट क्रिएचर तो कोई नहीं हो सकती थी ना उस ज़माने में, या आज भी। मंटो ने उससे अपना मौजू बनाया। आपने कहा ना साइको एनालिसिस करेंगे, मंटो भी साइको एनालिसिस करता है। मंटो इंसान को एक तो पिसा हुआ है, उस पिसे पे इंसान को एक इंतहाई क्राइसिस की सिचुएशन में, जो अंदर का क्राइसिस है उसका, उसमें दिखाता है। उस क्राइसिस में वो क्या फैसला करता है, उस क्राइसिस में कैसा बिहेव करता है। हतक आपने उनका पढ़ा होगा, हतक की जो सौगंधी है वो जब नीचे जाती है और वो सेठ आके रुकता है और वो उसकी तरफ देखता है और वो कहता है हूँ, छोटा सा एक एक्सप्रेशन है हूँ धुतकारने का। वो क्या करती है, वो ये कहती है कि मैंने तो इतने करीह, बदसूरत, गलीज और मैले कुचैले दांतों वाले, मैली कुचैली शक्लों वाले, गंदे मकरूह लोग अपनी गलाजत मेरे अंदर फेंक के जाते हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं कहती। मैं तो कभी नहीं कहती कि हूँ। तो इस सेठ ने मुझे हूँ क्यों कहा? तो क्या रिएक्ट करती है वाकई से? वो जाके कुत्ते को प्यार करना शुरू कर देती कि वो कुत्ता उस सेठ से अच्छा है, वो बेजुबान है, जानवर है, वफादार है, उसके अंदर बहुत आला खसाइल हैं, इंसान में नहीं है। वही मतलब वो सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं करता ना वो सेठ उसका। ये है एक क्राइसिस सिचुएशन, अंदर की दुनिया, ठुकराए जाने का एहसास, और उस पर फिर आप कैसे रिएक्ट करते हैं। मोर्जेल जब सरदार जी की जो पगड़ी है उसकी जो चादर वापस कर देती है और कहती है ये ले जाओ, अपना मज़हब ले जाओ, बरहना होती है ना, वो उसे ढांपने की कोशिश करता है अपनी टर्बन वो जो उतार के पगड़ी, तो वो उसकी चादर वापस कर देती है। मर रही है, नंगी पड़ी हुई है, बरहना हालत में है, लेकिन कैसा बड़ा सैटायर है ये मंटो है। फहाशी का इल्ज़ाम मंटो पर लगाना शायद फ़ैशन था, शायद हमने नई नई इस्लामी रियासत बनाई थी, शायद हमें कोई ज़रूरत थी कि हम फौरी तौर पे फहश और शाइस्ता और नाशाइस्ता या गैर फहश के लेबल लगा दिया करें लोगों पे। कुछ फहश नहीं होता, आपकी सोच बनाती है चीज़ों को फहश। मंटो ने अपने मुकदमे में ये कहा ना जज साहब को कि एक मशीन की हरकत को देख के अगर कोई औरत शहवत हासिल कर लेती है तो इसे आप क्या कहेंगे? उस मशीन का तो कोई कसूर नहीं है उसके अंदर। तो क्या कोई ऐसा अफसाना, ऐसी बात, ऐसा अदब पारा या ऐसी कहानी जो आपको शहवत की तरगीब दे या किसी बीमार जहनीत की तरगीब दे या कोई ऐसा अमल करने पे उकसाए जो नाशाइस्ता हो, वो फहश कहलाएगा? अगर वो फहश कहलाएगा तो ठंडा गोश्त तो उसमें नहीं आता, बू भी उसमें नहीं आता, खोल दो भी उसमें नहीं, क्योंकि खोल दो और ठंडा गोश्त तो ऐसे अफसाने जिनको पढ़ के आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, आपको इंसान की सूरत से नफरत हो जानी चाहिए। ठंडा गोश्त में तो वो जो सरदार जी हैं वो एक मुस्लिम लड़की को अपने कंधे पे ला के जब जिनसी ज्यादती करने की कोशिश करते पता चलता वो तो मरी हुई थी। वो एक मरी हुई लड़की के साथ जिनसी अमल करने की कोशिश, और जब आश्कार होता है कि वो मुर्दा लड़की है तो वो बेचारा नफसियाती तौर पे अपाहज हो जाता है। यानी कि वो अपने मर्दाना खुसूसियात से एक्चुअली तो नफसियाती तौर पे हो गया ना अपाहज की। ये क्या करीब काम था जो मैं करने लगा था, और जज साहब कह रहे हैं ये फहश है। यानी उसी अदब पारे से जिसमें कि आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए थे, जिसमें आपको इंसान की सूरत से नफरत होनी चाहिए थी, वो जो कुछ वहाँ हो रहा था इंसानों के साथ पार्टीशन के दौरान, उस पर शदीद गुस्सा आना चाहिए था, ये बेचारगी महसूस होनी चाहिए थी। वहाँ आपको शहवत महसूस हो रही है, तो गंदा तो आपका जहन है, अगर आप हमसे गंदा कहना चाह रहे हैं तो। अच्छा, मंटो जिस कदर खूबसूरती से वैश्या के ऊपर लिखता था, वो महफिलों में जाता था इनकी? देखिए, मंटो की ज़िंदगी ऐसी थी कि उनके वालिद साहब की 2 शादियां थीं जो
उनके भाई उनसे बहुत बड़े बड़े थे और वो कीनिया में थे, बैरिस्टर थे। मंटो और उनकी जो बहन थी वो छोटी थी, इकबाल बेगम। मंटो एक ठुकराया हुआ बच्चा था शुरू ही से। उनके वालिद को, वो ख़ुद कहते हैं, उनके वालिद को उनसे कोई ऐसी मोहब्बत नहीं थी। तानो तशनी भी थी, डांट डपट भी थी, गलियों में आवारा फिरता भी था। मंटो के ऊपर अगर किसी ने मेहरबानी की, नवाजिश की, अगर उसको उस मंझधार से निकाला, गंदी और गलीज गलियों में फिरने से, या किसी क्रिएटिव काम की तरफ लगाया, तो बारी अलीग थे उनके बारी साहब, उनके उस्ताद। तो वैश उस ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा हुआ था सादत हसन मंटो ने। वो उनके पास जाते भी थे, उन्हीं टाटों में, मोहल्लों में, गलियों में घूमते फिरते। ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि वो लेकिन मैं आपको फिर भी एक बात बताऊँ, मंटो ने इन अफसानों से पहले जिनको आप समझते हैं कि उनके नुमाइंदा अफसाने हैं, उनसे पहले सबसे पहले तो उसने रशियन नावल के तर्जमे किए हैं, रशियन कहानियों के तर्जमे किए हैं, अंग्रेज़ी कहानियों के नॉवल के तराजुम किए हैं। बारी साहब ने तो उधर लगाया हुआ था उनको। फिर जो उन्होंने तमाशा, जो उनके अफसाना है, या कुछ दूसरे अफसाने, जो अवाइल उम्री के जो अफसाने हैं, उनमें तो ऐसे सख्त हैं भी नहीं वो, और उसमें वैश्याओं का, कस्बियों का कोई जिक्र इस तरह से है भी नहीं। ये तो बहुत बात के अफसाने हैं जो उन्होंने लिखे, जिनका जो सामने आए। तो उस वक्त तक तो उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत शदीद थी, बहुत ज़्यादा। वो जाहिर है जा चुके थे इन सारी जगहों पे। जो रूसी अदब के तर्जमे किए वो किस पाए के हैं? देखिए, उन्होंने तर्जुमा किया लाइफ ऑफ अ कंडेम्ड मैन इन प्रिजन। वो जो तर्जुमा था वो बारी साहब ने ख़ुद उसको प्रूफ रीड किया। फिर कुछ तराजुम ऐसे थे जिन्हें अख्तर शिरानी साहब ने प्रूफ रीड किया। अख्तर शिरानी साहब की ज़बान बहुत अच्छी थी, उन कुदरत बहुत हासिल थी उन्हें अंग्रेज़ी ज़बान के ऊपर। बाद में मंटो ने लिखा कि वो तराजुम एक औस दर्जे के तराजुम थे, लेकिन बहरहाल ये उनके अवाइल उम्री के तराजुम थे जुबे में। तो मंटो बहुत बड़े उर्दू दान थे, उनकी ज़बान बहुत ज़बरदस्त ज़बान है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल भी है, अगर इतने बड़े उर्दू दान थे, अफसाना निगार थे, उर्दू में फ़ेल कैसे हो गए? हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो 2 बार फेल हुए, फिर 3rd ईयर में पास हुए, FA में भी फेल हुए। FA में भी फेल हुए। मेरा ख्याल है, आपको मैं एक और वाक़या सुनाता हूँ। प्रोफेसर डिकन्सन का। फैज़ अहमद फैज़ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे, तो उनके प्रोफेसर थे अंग्रेज़ी के प्रोफेसर डिकन्सन। फैज़ साहब को उन्होंने 150 नंबरों में से 165 नंबर दे दिए। तो प्रिंसिपल को बहुत हैरत हुई, ये क्या हुआ। उन्होंने प्रोफेसर डिकन्सन को बुलाया और पूछा कि 150 में से 165 नंबर कैसे दे दिए इस बच्चे को। तो डिकन्सन ने कहा, बिकॉज आई कुडंट गिव मोर, इससे ज़्यादा नंबर में दे नहीं सकता था। मंटो को ऐसे उस्ताद नहीं मिले। बारी साहब बहुत लेट मिले उन्हें। वो उस वक्त तो मैट्रिक में फ़ेल हो चुके थे, FA में फ़ेल हो चुके थे, उर्दू ज़बान में फ़ेल हो चुके थे। वो ऐसा नहीं था कि वो उन्होंने मेहनत बाद में शुरू की, या पढ़ते पढ़ते नहीं थे, या उन्हें कोई पेपर अटैम्प्ट नहीं करना आता था। मेरा ये ख्याल है मंटो अपने ज़माने में, उस ज़माने में भी अपने उस असातिज़ा से ज़रा ज़्यादा बाज़ौक़ थे। वो समझ नहीं आता ना एक सवाल का जवाब। अगर अब ये फहाशी ही है, फहाशी पे जो मंटो ने लज्जत संग में लिखा, उनकी एक किताब है लज्जत संग, ये जो फहाशी की बात फरमा रहे हैं, इस पे पूरा मज़मून है उनका कि फ़ोहश क्या होता है, फ़ोहश क्या नहीं होता, क्या कोई मकसद फ़ोहश होता है, क्या कोई इन इट सेल्फ कोई चीज़ फ़ोहश होती है। कौन से बड़े अदीब हैं जिन्होंने कैसे कैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हुए हैं जो फहाशी के ज़ुमरे में आए। अगर हम उन्हें बोलना शुरू कर दें, D.H. लॉरेंस का जिक्र है उसके अंदर जेम्स जोयस का जिक्र है, कि ये सब क्या फहाशी में आएगा? क्या कोई चीज़ जो आपको, आपकी सोच को नाशाइस्ता ख़यालात पे उकसाए, क्या वो फहाश है? फिर आपका समझने में क्या फहाशी है, या कोई चीज़ इन इटसेल्फ फहाश है? तो वो पूरी बहस है उसके अंदर। मंटो के अपने उस्ताद से मिलने से पहले उनकी पर्सनैलिटी क्या थी? वैसे तो उस्ताद से मिलने के बाद, जब अगर आप बारी लीग के साथ उनका जो लिखा हुआ खाका है, जो बारी लीग पे लिखा है, वो एक खासे की चीज़ है। वो मेरे ख्याल में तो हर निसाब में शामिल होना चाहिए जो उन्होंने अपने उस्ताद के बारे में लिखा है। और उसी में वो लिखते हैं कि अगर बारी साहब मुझे ना मिले होते तो मैं किसी केस में पकड़ा गया होता, थाने कचहरी में मारें खाता और जेल में गल सड़ रहा होता। लेकिन बारी साहब ने मुझे रोशनास करवाया अंग्रेज़ी अदब से, रूसी अदब से, और तराजुम करवाने शुरू किए, और यहाँ तक लेके आए कि मैं
बल्कि बारी साहब ने जो पहला पर्चा निकाला उसमें भी इन्होंने अपना अफसाना लिखा था, पहला अफसाना वही लिखा था सादत मंटो ने। तो बारी साहब थे जो उन्हें एक्चुअली राह रास्त पे डालने वाले थे, लेकिन बारी साहब के साथ जो खाका लिखा बारी साहब पे, वो बारी साहब की बुज़दिली को बहुत फोकस किया उन्होंने। और बारी साहब के बारे में लिखा कि बारी साहब कोई काम बड़े जोशो खरोश से शुरू करते हैं, झंडे गाड़ देते हैं, पैम्फलेट छपवा देते हैं और लगता है काले इनकलाब, और उसके बाद बारी साहब गायब हो जाते हैं। फिर वो 10-15 दिन आपसे मिलते ही नहीं, फिर ये बारी साहब को ढूंढते रहते हैं। ऐसे ही बारी साहब ने एक दफ़ा उनसे शराब भी छुड़वाने का कह दिया। छोड़ दी थी? छोड़ दी मंटो साहब ने शराब, क्योंकि बारी साहब ने लान तानी इतनी की कि तुम मतलब क्यों अपने आप को ज़ाया कर रहे हो, इस ज़िल्लत के अंधेरे में, ज़िल्लत की अथाह गहराइयों में मुझे भी लेके डूब रहे हो, ख़ुद भी डूब रहे हो। ये और इनके दोस्त भी हुआ करते थे एक साथ, वो 3 लोग ये हुआ करते थे। अगर कोई चौथा आता था तो उनको बारी साहब भगा भी दिया करते थे। तो मंटो ने छोड़ दी। फिर एक दिन गली से गुजरे अमृतसर में, बारी अली और ये खिड़की में बैठे थे। इनका मुरझाया हुआ मुँह देख के बारी साहब से रहा नहीं गया। बारी साहब जाके खुद अद्धे की बोतल लेके आए शराब की, और फिर सबने मज़े ले लेके पी। उसके बाद फिर शराब पे लग गए। मंटो ने किस उम्र से शराब नोशी स्टार्ट की? मेरा तो ख्याल है स्कूल डेज से ही। अच्छा। सिगरेट भी, शराब भी। शराब भी उन्हें फिर लेके उनकी मौत का सबब भी बनी, लिवर सिरोसिस से, वे सब उसी से शुरू हुआ। और जो पीने की मिकदार थी वो तब भी इतनी थी या बाद में ज़्यादा हुई? बाद में तो खैर बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि जब ये भी एक आयरनी है कि पाकिस्तान आने के बाद शराब बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर दी थी उन्होंने। अब ये भी एक आयरनी है, एक सिचुएशनल आयरनी है। इस्लामी नज़रियाती मुल्क और इनके अपने जो उस ज़माने में बहुत ही कंसर्वेटिव और जो ख्यालात पहुँचाए जा रहे थे, आगे जाके हम देखते हैं करारदाद मकासद, शराब पे पाबंदी और ये सब कुछ। और मंटो साहब ने आगे सबसे ज़्यादा शराब पी पाकिस्तान में, वैसे तो हर जगह पीते थे। मंटो के वो अफसाने जिन पर फहाशी का लेबल लगा, वो क्राफ्ट के लिहाज से कैसे हैं? ज़्यादा अफसाने, बल्कि वो अफसाने बहुत अच्छे नहीं हैं, वो सब अफसाने बहुत अच्छे नहीं हैं। मसलन खोल दो कोई, वेरी सॉरी टू से, मुझे माजरत करनी पड़ेगी मंटो लवर्स से, खोल दो सैटायर में चुपते हुए तंज अगर आपने कहा जाए रज़ाकारों पे या इमदादी कार्रवाइयाँ करने वालों पे, या इंसान की जो एक हैवानियत है उसके अंदर, जैसे होता है ना ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, लाशें गिरी हुई और हम घड़ियाँ उतार रहे हैं, तो वो लोग क्या इस तरह, इसमें यह है कि वो लड़की के साथ इतनी बार ज़्यादती होती है खोल दो में कि डॉक्टर के पास जब वो पहुंचती है और वो खिड़की खोलने का कहता है तो वो अपना हज़ारबंद खोल देती है। ये नहीं वो दिखाया गया कि वो इतना ज़्यादा उस बेचारी के साथ उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया कि वो खिड़की खोलने पे भी अपना हज़ारबंद खोल रही है। मेरा ख्याल है मंटो ने थोड़ा जल्दी की। कुछ अफसानों में ये मंटो का था मसला, कुछ अफसानों को ख़त्म करने में या आपको एंड पे धचका देने में कि आपको धचका लगे, कारी को धचका लगे, वो कुछ अब्रप्ट और इलॉजिकल एंडिंग भी कर दिया करते थे। खोल दो भी ऐसा ही अफसाना है जो मैं समझता हूँ उसका एंड क्राफ्ट के एतबार से अच्छा नहीं है। अगर आप इसके डिटेल में जाएँ तो आपको अंदाज़ा होगा ना कि रेप करने वाले उसकी मर्ज़ी से तो नहीं कर रहे थे ना, और वो अपनी मर्ज़ी से तो कंसेंट के साथ तो हज़ारबंद नहीं खोल रही थी। वो अपनी मर्ज़ी से बंद तो कर सकती थी, खोल नहीं सकती थी। फिर इस चीज़ को इस तरह लेके आना थोड़ा मेरा ख्याल है इलॉजिकल था मंटो का। मंटो ने पेशा करने वाली औरत के बारे में जो लिखा चलें ठीक है, लेकिन मंटो ने उस औरत के जिस्म के बारे में जिस तरह से लिखा, क्या वो ठीक था? जब मैं ठंडा गोश्त भी पढ़ रहा था, जो एंड तक बंदा नहीं जाता जब उसे पढ़ता है तो उसे वो सेक्स स्टोरी नहीं लगती जो मंटो साहब ने लिखा? नहीं, देखिए मंटो, पहली बात तो ये है कि उसके जो किरदार हैं वो एक बहुत ही आम दर्जे के किरदार, आम लोग हैं, बहुत आम लोग हैं जो जिनके पास रिक्रिएशन का जो सोर्स है वो सिर्फ ज़्यादातर वो यही है कि वो जिनसी लज्जत ही हासिल करते हैं, वो एक दूसरे से करते हैं। और जो मंटो ने कुछ बातें आपको पहले दूसरे सफ़े पे ही वाज़े कर दी हैं कि यानी कि उनके ताल्लुक़ की अहमियत, उनका ताल्लुक़ खालिस्तन जिनसी ताल्लुक़ था। दोनों किरदारों का जो ताल्लुक़ है वो खालिस्तन जिनसी ताल्लुक़ है, और वो जिनसी बालीदगी हासिल करते हैं, तशफ़ी हासिल करते हैं, जिनसी तशफ़ी एक दूसरे से हासिल करते हैं, औरत भी और मर्द भी। और दूसरा ये कि
जो उनकी ज़बान है, ज़बान के ऊपर एतराज़ भी किया, फैज़ साहब ने भी एतराज़ किया, लेकिन उनकी ज़बान है वो बिल्कुल झोंपड़पट्टियों वाली ज़बान है। जो लोग हैं, जो आम ज़बान है लोगों की, वो ऐसी ही ज़बान होती है क्लास के लोगों की, जिसमें कि वो दोनों दिखाए गए हैं, वो ऐसी ज़बान होती है कि पत्ता फेंट लिया, ये कर वो कर, वो ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा बुरी ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो उनकी ज़बान को मंटो साहब बहुत अदब के पैरायों पे महमूल करते तो शायद फक्कड़पन होता वो बहुत ज़्यादा। तो फहाशी क्या, जो मैं समझना चाह रहा हूँ, जो एतराज़ भी ये सारे हुए हैं, क्या उस ज़बान पे एतराज़ है? क्या एक दूसरे के साथ जिनसी तशफ़ी हासिल करने की जो उनकी रिवायत है दोनों की, जो उसके ऊपर एतराज़ है, या इस चीज़ पे एतराज़ है कि ये बातें पढ़ने के बाद या ये मंज़र पढ़ने के बाद जो कारी है वो बेकाबू हो जाएगा? एतराज़ किस चीज़ पे था, ये हमारी समझ में नहीं आया, क्योंकि अफसाने में तो ऐसा कुछ नहीं है। वो हकीकत बताई गई है उसके अंदर। मंटो ने जब ये मुकदमा इसके ऊपर चल भी रहा था तो जज साहब से ये कहा कि अगर आप मेरे फ़िक्रे निकालेंगे कि भपियाँ ले रहे थे, कल तो तुम भपियाँ ले रहे थे, पत्ता आप फेंट चुके, अब पत्ता फेंको, ये करो, अगर आप मेरे फ़िक्रे निकाल के और बताएंगे कि ये फ़िक्रे फ़ोहश हैं, तो भाई इंसान तो ऐसा खबीस है कि वो तो मुक़द्दस किताबों में से भी ऐसे फ़िक्रे निकाल देता है। अगर किसी ने लज्जत ऐसे ही हासिल करनी है या शहवत अंगेज़ी उसे कहीं मिलेगी, तो वो तो फ़िक्रे निकाल कर आप सियाक़ो सबाक से काट के जब भी आप किसी फ़िक्रे को दिखाएंगे कि ये फ़ोहश है, तो वो फ़ोहश नहीं होगा, वो आपने सियाक़ो सबाक से काट दिया। वो अगर औरत ये कह रही है कि भपियाँ ले रहे थे, पत्ता फेंको, फेंटो, ये करो, वे करो, वो उसकी ज़बान है, वो उससे उसकी क्लास का पता चलेगा कि वो उसके तालीमी और जहनी मयार का पता चलेगा, उसके अंदर जो तलातुम खेज़ मौजें हैं, चाहे जिनसी तशफ़ी के लिए हैं, उनका पता चलेगा। और आप देखें उसने फिर रिएक्ट कैसे किया, उसको मार देती है, वो उसके ऊपर हमला करती है बहुत शदीद। उसमें भी है, उसमें रकाबत का जज्बा भी है, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट हो गया, वो तो इतने कोई बहुत मंतकी तौर पे नहीं देख रही होती ना, उसको तो वो रकाबत का एहसास भी है शदीद कि वो कौन थी और ये मुझसे छिन गया, यानी वो उसके लिए एक सॉर्ट ऑफ एक बड़ा महबूब टॉय भी था। तो ये इंसानी कितनी परतें हैं जो इंसानी नफ्सियात की मंटो ने ठंडा गोश्त में उतारी, खोली हैं। वो ऐसे ही करते हैं अफसाने में। मंटो पर जो मुकदमात हुए उनका दिफा कैसे किया उन्होंने? 3-4 बातें थीं ऐसे। पहली बात तो ये कि उन्होंने जो सवाल उन्होंने कुछ, जब ये बात हुई कि फ़िक्रे जो हैं फ़ोहश हैं, जो फैज़ साहब ने भी एतराज़ किया कि अदब के जमालियाती मयार को मलहूज़े ख़ातिर नहीं रखा मंटो ने, कुछ फ़िक्रे थे जिनमें अवॉइड करके भी काम चलाया जा सकता था, नहीं चलाया जा सकता था। मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि वो फ़िक्रे उन एक किरदार का कॉन्टेक्स्ट, क्लास, तनाजुर, समाजी तनाजुर, नफ्सियाती तनाजुर बताने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो ये उन्होंने कहा कि जी मेरे किसी अफसाने से शहवत की तरगीब नहीं मिलती। ये बू के ऊपर ख़ास तौर पे भी उन्होंने कहा कि वो जो गोश्त में से जो धुआं उठ रहा है और फिर वो अपनी बहन की टांगें दबा रहा है, और बहन फिर उसी में, उस ज़माने में बहन का अपनी सहेली के साथ एक जिनसी तौर पर मायल होना और वालिदैन का अलहदा कमरे में चले जाना, भाई ये उस ज़माने की ये सारी ऐसी चीज़ें थीं कि जो हो रहा था, एक बच्चा इन सब चीज़ों से मरूब होता है, इन सब चीज़ों से इंस्पिरेशन हासिल करता है, ऐसे बड़े होते हैं ना। तो वो बच्चा था जो ये सब कुछ देख रहा था। अब अगर हम ये कहें कि वो कोई बच्चा इन सब चीज़ों को इग्नोर करेगा या इन चीज़ों से कोई उसके ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं होगा या वो इनसे कोई इंस्पिरेशन हासिल नहीं करेगा, इनसे कोई शौरी या गैर शौरी मुहर्रक उसका नहीं होगा, तो वो बच्चा तो नहीं है, वो तो बेचारा फिर कोई नॉर्मल आदमी नहीं होगा, नॉर्मल बच्चा नहीं होगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या ये बुरा था, मियाँ बीवी का एक कमरे, माँ बाप का एक कमरे में चले जाना कि तुम्हारी माँ मेरा सर दबा रही है, और जो बेटी है वो क्योंकि जवान हो रही है, वो अपनी एक जिनसी मैलान उसका नज़र आता है अपनी
दोस्त की तरफ। अब वो गोश्त में से जो उड़ता हुआ धुआं देख के आया है, फिर अपनी बहन की टांगें दबा रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। जब होता क्या है, हम लोगों की जो समाजी कंडीशनिंग है, जो रिलीजियस या एजुकेशनल या फैमिली जो हमारी कंडीशनिंग होती है, हम उस कंडीशनिंग के ज़रिए से अपने आप को काबू कर लेते हैं कि हमने फ़लाँ से ये बात कहनी है, फ़लाँ को हमने बहन की नज़र से देखना है, फ़लाँ को हमने महबूब की नज़र से देखना है, फ़लाँ के साथ ये बात करनी है, फ़लाँ के साथ ये बात नहीं करनी। ये हमारी कंडीशनिंग है। सोचने पर भी हम काबू कर लेते हैं कि सोचना भी है या नहीं, सोचना भी है या नहीं, हम उसे भी कंडीशन कर लेते हैं, अपने ख्याल को झटक भी देते हैं। लेकिन वो सब कुछ जो हमारे अंदर मौजूद होता है, हमारी इड में तो मौजूद है ना, कहीं एक सरकश तबीयत में तो सब कुछ मौजूद है। वो जब भी उसे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलेगा, वो सरकश तबीयत से वो ख्यालात निकल के बाहर आ जाएंगे, वो बाहर उमड़ आएंगे। तो वो बच्चा है जो थोड़ा सा एक फ्री फ्लो के साथ सोच रहे चीज़ों को, उसकी कहानी है। अब मंटो के ऊपर किस बात का एतराज़ है, मुझे ये समझ नहीं आती। क्या बच्चे का जो सोचना है वो ना दिखाता वो, या अगर वो ये दिखा रहा है कि जो जवान होती हुई लड़की अपनी दोस्त की तरफ माइल है जिनसी तौर पे, तो भैया असमा चुगताई ने जो लिहाफ लिखा उस पर भी ऐसे एतराज़ हुआ था। लेकिन क्या ये सब कुछ नहीं हो रहा था वहाँ? दबे दबे अंदाज में, छुपे मतलब अंदरून खाने ये सब कुछ हो तो रहा था ना। माँ बाप भी जो कुछ कर रहे थे। अब आप मंटो का अफसाना पढ़ने के बाद सोचें कि आपने कैसे बिहेव करना है बच्चों के साथ। मंटो के वो अफसाने कौन से हैं जो ज़्यादा मशहूर तो ना हुए लेकिन फिर भी ख़ास अहमियत के हामिल हैं? बहुत ही खूबसूरत अफसाने हैं मंटो के, जो आप बता सकते हैं? हाँ, मसलन ममता की चोरी, रूह का नाटक, ये तो खैर ड्रामे हैं उनके। रूह का नाटक, ममता की चोरी, मोहब्बत की पैदाइश, चूड़ियाँ, उसका रामू, जो उसका पति के नाम से अब ज़्यादा मैंने देखा है, लेकिन हमारे ज़माने में जब वो बुक छोटी किताब हुआ करती उसमें उसका रामू था। फिर अफसानों में आ जाए तो मेरा नाम राधा है, फुंदने, मोटजेल, 100 पावर कैंडल का बल्ब, फौजा रामदा, ये बहुत बहुत शानदार अफसाने हैं। ममता की चोरी में अगर बच्चा खादमा की तरफ माइल हो जाता है और माँ इस चीज़ पे कुड़ना शुरू हो जाती है, ममता की चोरी, तो वो एक बड़ा ही खूबसूरत जज्बा है जिसकी तरफ मंटो ने इशारा किया है। इसी तरह उनका जो नावल है बिला उन्वान के, जिसमें वो सईद एक लड़का है जो मोहब्बतें करता है और मोहब्बतों में एक आदर्श की तलाश में रहता है, जो आदर्श उसे कभी पूरा नहीं होता, और लेकिन उस आदर्श की तलाश में, उस मोहब्बत, आइडियल मोहब्बत की तलाश में जो उसके जो नफ्सियाती बहरानों से वो गुज़रता है, जिन नफ्सियाती गहराइयों से गुज़रता है, वो मंटो ने बहुत कमाल पेश किया हुआ है। मंटो को ये काम सामने क्यों नहीं आया लोगों के? दबाया क्यों गया ज़्यादा? दबाया गया, लेकिन बाद में छप गया। बहरहाल उनका एक मजमून है खलाई मखलूक, जो कि छपा नहीं। अगर आप उनका खाका पढ़ें जो मीरा जी पे उन्होंने लिखा, वो शुरू जैसे होता है कि मेरे सामने 3 गोले पड़े हैं, वो गोलों के ऊपर जो कि सिगरेट के पन्नों में लिपटे हुए, एक्चुअली वो खलाई मखलूक में था जो हमें यहाँ भी नज़र आता है मीरा जी के खाके में। तो वो शायद हमारी रियासत ने जल्दी भांप लिया था कि मंटो बहुत क्रिटिकल होने जा रहे हैं और उनके ऊपर तनकीद बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि मंटो जब पाकिस्तान आ गए तो थोड़ा सियासी मज़ामीन भी उन्होंने लिखे, और लेकिन जो सियासी मज़ामीन लिखे वो बड़े ज़बरदस्त थे। मसलन अंकल सैम के नाम जो खतूत लिखे, जो तहदीद असला पे उन्होंने लिखा, जो उन्होंने गुनाह की बेटियां गुनाह के बाप लिखा, अगर लिखा, बड़े बड़े शानदार मज़ामीन भी लिखे उन्होंने। तो वो मज़ामीन दबा लिए गए। अफसाने तो मेरा ख्याल है 270 अफसाने हैं उनके, वो तो सारे के सारे हमें मौजूद हैं, हमारे पास ही हैं। खाके भी हमारे पास हैं। कुछ खाके ऐसे ज़रूर होंगे जो पब्लिशर्स ने छापने से इनकार कर दिया होगा, क्योंकि जब पाकिस्तान बन गया तो आई एम वेरी सॉरी टू से जो टॉलरेंस लेवल था वो बहुत कम हो गया था। फिर किस पे तनकीद करनी है, किस पे नहीं करनी, किसको बुरा कहना है, किसे नहीं कहना, किसी को सिर्फ अच्छा ही कहना है, किसी को सिर्फ बुरा ही कहना है, ये सब कुछ हम बहुत जल्द तय करना शुरू हो गए थे। वरना अगर आप खाके देखें तो खाके में मंटो ने मेरा साहब एक खाका है उनका जो लिखा, वो जो हनीफ आज़ाद पे है, जो हनीफ आज़ाद जिनाह साहब के ड्राइवर थे, मुझे तो वो खाका बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहते हैं मुझे तो ड्राइविंग आती भी नहीं थी, अखबार में इश्तिहार मैंने देखा, मैं जिनाह साहब से मुतासिर था और मैं उनके पास मुंबई पहुँच गया। और जिनाह साहब आए तो ज़ाहिर है इतनी बड़ी शख्सियत थे, मुझ पर रो भी बहुत ज़्यादा था।
तो उन्होंने 8-10 लोग जो वहाँ बुलाए गए थे ड्राइविंग के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए, उन्होंने हनीफ आज़ाद की तरफ उंगली करके कहा टॉम। तो इसने टहूका दिया अपने साथ वाले बंदे को कि आप बात सुनो, आपको बुलाया। उन्होंने कहा नो टॉम। अब ये समझ गए कि इशारा मेरी तरफ है, तो उन्होंने कहा इट्स ऑलराइट और कह के चले गए। इन्हें रख लिया गया। अब अगले दिन इन्हें गाड़ी भी दे दी गई। जिन्ना साहब और फातिमा जिन्ना साहिबा गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, तो वो कोई इतनी अच्छी चलानी आती भी नहीं थी हनीफ आज़ाद को, इशारे पे जाके कहीं ब्रेक लगाई, झटके से जिन्ना साहब का सर लगा और सिगरेट हाथ से, वो सिगार हाथ से गिर गया। फातिमा जिन्ना ने डांट पिलाई, मंटो ने तो लिखा गालियाँ दी। और फिर जिन्ना साहब ने 6 महीने तक इसके बिल्कुल इसको कुछ नहीं कहना इसको बस। लेकिन ये भी देखिए 6 महीने तक वो कहता मैं रोटियां तोड़ता रहा। ये नहीं था, उन्हें पता नहीं था कि रोटियां तोड़ रहे हैं बैठ के हनीफ आज़ाद, लेकिन रोटियां तो। फिर वो लिखते हैं आगे जाके कि कैसे जिन्ना साहब खाते क्या थे, मतलब 4-5 मुर्गियाँ रोज़ ज़िबा हुआ करती थी, गोश्त पकता था, वो जो यखनी वगैरह बनती थी तो वो छोटी सी प्याली में यखनी पीते थे। और मैं हैरान था कि ये ज़िंदा कैसे रहते हैं, इतना कम खाते हैं। सिगरेट पे सिगरेट बहुत फूंकते थे। फिर अपनी बेटी के साथ वो कहते हैं 2 ही वक्त उन पे बुरे गुजरे, ये जब उनकी बीवी की मौत वाक़ हुई और दूसरा जब उनकी बेटी ने शादी कर। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी पारसी ख़ानदान में शादी करे। ये भी लिखते हैं हनीफ आज़ाद की ज़बानी कि पारसी लोगों ने बदला लिया था जिन्ना साहब से उनकी बेटी की पारसी ख़ानदान में शादी करवा के। लेकिन बहरहाल ये सही है गलत मैं नहीं कुछ कह सकता, ये तो मंटो ने हनीफ आज़ाद की ज़बानी लिखा हुआ है। कहने का मकसद ये है कि जब वो खाका पढ़ते हैं तो आपको जिन्ना साहब बिल्कुल एक इंसान नज़र आते हैं, एक जीते जागते चलते फिरते हम जैसे इंसान, जिसकी ज़िंदगी में बुरा वक्त भी है, कठिन भी है, साद अच्छा भी है, वो खुश खुर्रम भी रहता है, वो उसको कुत्ते पालने का भी शौक़ है, वो ड्राइवर वो गलती पे अपने जो बावर्ची हैं, दोनों बावर्ची उनको निकाल भी देते हैं, वो पैसे ईंटने पे निकाल भी देते हैं, वो डांट डपट भी करते हैं और वो कैसे अपने गम को छुपाते हैं। ये तो एक आम है जो हमारे तो लीडर है ना, हमने तो उनको एक इतना माफूकुल फितरत बना के पेश कर दिया कि लिमिटेड हमने देखा, बहुत लिमिटेड हमें दिखाया गया है। बिल्कुल। तो हमें तो हमारे जो तस्वर है वो थे कि हर वक्त वो बस पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखते रहते, हर वक्त उसी की तैयारी करते थे। सिर्फ कभी वो नेहरू 14 नुकात पेश कर रहे हैं, कभी वो मिंटो मॉरले हाथ हो रही हैं, तो कभी साइमन कमीशन आ रहा है, तो कभी कैबिनेट मिशन प्लान आ रहा है। तो लगता था जिन्ना साहब सिर्फ हर वक्त एक मेज़ के ऊपर बैठ के बस यही कुछ करते रहते, जो तस्वर हमारे यहाँ बनता है। ऐसा नहीं था, उनके अंदर बहुत दिलचस्प बातें भी थी। वो छुट्टियाँ भी गुजारने जाया करते थे, जैसे कि मैंने कहा कि आम। तो ये मुझे मंटो के खाकों में ख़ास तौर पे वो लोग जिनसे मैं बहुत जो मरऊब भी हूँ, मुतासिर भी हूँ, मुझे वो बिल्कुल अपने जैसे इंसान, अपने जैसे ज़रूरत, मैं तो बहुत ही एक आम आदमी हूँ, यानी जीते जागते ज़िंदगी के किरदार लगते हैं और मैं उनसे रिलेट कर सकता हूँ। ये मंटो की खूबी है। मतलब अशोक कुमार, अब आज की नस्ल तो शायद अशोक कुमार को ना जानती हो। हमने अशोक कुमार की बहुत सी फिल्में देखी, हमारे जहन में देवनंद, अशोक कुमार, राज कपूर, दिलीप कुमार, इनके बहुत बड़े बड़े, सलमान, शाहरुख, ये जो आज के बड़े अदाकार हैं उनका आप समझ लीजिए। लेकिन मैं जब अशोक कुमार का खाका पढ़ता हूँ जो मंटो ने लिखा, वो मुझे बहुत ही प्यारा, बहुत ही हम्बल, बहुत क्यूट और आम हम जैसा इंसान नज़र आता है। सबसे ज़्यादा जो फोकस तो मंटो ने इस बात पे किया कि अशोक बड़े से बड़ा ख्याल वॉशरूम में बैठ के सोचता है, वो कि कैसे उसकी बीवी जो है वो बंगाली कल्चर में गुंदी हुई है कि वो अपनी साड़ी के पल्लू से चाबियों का गुच्छा, और इतनी बड़ी चाबियों का गुच्छा बांध के फिरती हैं, और कैसे अशोक कुमार ख़ातीन को दुज़दीदा नज़रों से ज़रूर देखता है, लेकिन उसके अंदर ऐसा हौसला नहीं है कि वो किसी औरत या किसी फ़ैन या किसी मद्दाह लड़की की तरफ नज़र इल्तफ़ात कर सके, क्योंकि अंदर से बहुत शरीफ आदमी है वो। फिर कैसे मंटो और अशोक जो है वो डायरेक्शन और प्रोडक्शन ये सब कैसे करते हैं, कि बहुत पॉपुलर है अशोक कुमार लेकिन बहुत शायर भी है। कैसे मुठभीड़ होती है उनकी बुलवाइयों के साथ, कैसे मुठभीड़ होती है और कैसे वो अशोक कुमार निकल जाता है ट्रस्ट करते हुए कि हमें कुछ नहीं कहेंगे मंटो, बेफिक्र हो जाओ।
तो अशोका को बहुत ज़बरदस्त, ऐसी नरगिस का जो फिल्मी अदाकारा हमारी थी, संजय दत्त की वालिदा नरगिस, इनकी जो सिस्टर इन लॉ, कोई 2 सालियाँ थी इनकी और इनकी मिसेस, वो खामोशी से फ़ोन कर देती हैं। उनकी आदत होती है कि वो, आपको याद होगा एक ज़माने में, आप तो खैर छोटे हैं, एक ज़माने में सिर्फ फ़ोन ही हुआ करता था, ये जो टेलीफोन तो CLI वगैरह भी नहीं होते थे, सिर्फ टेलीफोन ही हुआ करता था। तो बड़े लोगों को फ़ोन करना और उनसे बात करना या उनकी आवाज़ सुनना एक शौक़ था, लोगों को शौक़ होता था इस चीज़ का। तो मंटो साहब की सालियाँ जो थी वो बहुत शरारती थी, और वो इनकी बेगम साहिबा सफ़िया साहिबा को साथ में ला के नरगिस को फ़ोन कर दिया करती थी। अब नरगिस भी आगे से जवाब देती थी और इनके साथ हलो हाय गपशप होते होते दोस्ती हो गई। मंटो साहब को इस बात का पता नहीं था। मंटो साहब एक दिन कहीं जा रहे थे तो एक गाड़ी में जद्दन भाई और नरगिस थे बैठे हुए। अब तो वो किसी के घर का रास्ता पूछ रहे थे, तो मंटो को महसूस हुआ कि तो मेरे ही घर का रास्ता पूछ रहे हैं। तो मंटो साहब उन्हें घर ले आए। अब इधर खुसर पुसर ये हो रही थी कि ये तो एक गड़बड़ हो गई, क्योंकि उस दिन वो इत्तेफाक से घर में टेलीफोन पे तय हो गया कि नरगिस इनके घर विजिट करेंगी। नरगिस जाना था, लेकिन मंटो साहब किसी वजह से फिल्म स्टूडियो नहीं गए, वो घर ही में थे। अब भांडा फूट गया कि नरगिस आ रही हैं। तो वो फिर जैसे नरगिस आई, फिर जैसे इनकी जो सालियाँ थी उनके साथ कैसे घुली मिली, उससे आपको नरगिस का एक आम घरेलू लड़की का किरदार पता चलता है। मंटो का अपनी बीवी सफ़िया बेगम से कैसा रिश्ता था? अच्छा, मंटो का सफ़िया बेगम के साथ मैंने उनकी बेटियों से मुलाकात की है, दो बेटियों से मुलाकात की। दोनों बहुत ही नफीस, बहुत ही मुशफ़िक़, बहुत ही मिलनसार ख़ातीन हैं और अपनी माँ से बहुत करीब। उन्होंने भी मुझे बताया, लेकिन मैंने जो पढ़ा भी, मंटो का सफ़िया बेगम के साथ बहुत ही मोहब्बत का ताल्लुक़ था और मंटो बहुत केयरिंग थे उनके लिए। कहते हैं उस वक्त किचन में काम करते थे, हाथ बटाते थे। हाँ, वैसे भी केयरिंग, बिल्कुल हाथ भी बटाते थे और दोस्ती भी थी, उनसे दिल की हर बात भी किया करते। जैसे मैंने नरगिस वाला वाक़या आपको सुनाया, उसके बाद फिर वो घुल मिल गए, बैठ गए, फिर नरगिस उनके घर में आती जाती भी रही। फिर तो सफ़िया बेगम एक बड़ी खातून थी। देखें, मैं तो ये समझता हूँ, अगर मैं कोई ज़्यादा मुबालगा नहीं कर रहा, हर बड़े आदमी जैसे मार्क्स के साथ जैनी थी, तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें इन बड़े लोगों के साथ जो इनकी बीवियां हैं वो बहुत अटैच नज़र आती हैं। जैसे सफ़िया बेगम ने बहुत कोशिश की मंटो साहब से शराब वगैरह छूट जाए, सेहत इनकी बेहतर हो जाए। सैनिटोरियम भिजवाने में भी उनका अमल दखल था और वहाँ जाके शराब छोड़ भी दी उन्होंने कोई 7-8 माह तक। भरपूर कोशिश की। 3 बेटियाँ, पैसे हैं नहीं, और मंटो के बारे में मशहूर था कि फिर वो एक वक्त पाकिस्तान में आने के बाद तो ऐसा है कि वो हर एक से पैसे मांगा करते थे शराब पीने के लिए, और घर का तो कोई पुरसाने हाल था नहीं कोई, तो वो सफ़िया ही थी जो अपने घर को संभाल के चल रही थी। लेकिन ये भी मैंने कहीं पढ़ा, मंटो ही का लिखा हुआ, कि मैंने आप लोगों के लिए इतना लिख दिया है कि मेरे मरने के बाद आपको खाने पीने की फ़िक्र नहीं होगी। मेरा ख्याल है उससे उनकी मुराद थी रॉयल्टी किताबों पे। मैंने फिर उनकी बीवी के नाम पे थी सर? जी, उनकी बीवी के नाम पे थी। मैंने फिर उनकी बेटी से पूछा भी, नुसरत साहिबा से मैंने पूछा था कि कभी रॉयल्टी, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में तो हमें किसी ने रॉयल्टी नहीं दी, यहाँ तो कोई तस्वर ही नहीं है रॉयल्टी शॉयल्टी देने का। अलबत्ता इंडिया से अब भी कभी कभार कोई पब्लिशर जो है वो रॉयल्टी हमें भेज देता था। अब ऑफ लेट, मतलब मेरी वालिदा को भेज दिया करता था। जब 70 बरस हो गए, ज़्यादा टाइम हो गया, फिर तो वैसे ही रॉयल्टी वाला मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन बहरहाल काफ़ी अर्से तक रॉयल्टी उन्हें मिलती रही। तो सफ़िया बेगम से ऐसे ही मोहब्बत। फिर मंटो एक बहुत, मैंने बताया ना, बहुत ही क्लीन, बहुत नीट, बहुत पजला संज, बहुत धीमे मिजाज के इंसान थे, ख़ास तौर पे घर में। मंटो की बेटियां उनके बारे में क्या सोचती थी? मुझे जो बताया नुसरत साहिबा ने वो ये था कि जो उन्हें याद है मंटो साहब का एक भतीजा था जो, जैसे अगर किसी ने छेड़ा है, बच्ची का बाल खींच लिए, तो बच्चे आपस में लड़ते हैं, तो मंटो साहब उसे डांटा करते थे, क्यों इसको तंग कर रहे हो। बहुत छोटी थी, उन्हें बहुत ज़्यादा याद नहीं है अपने वालिद के बारे में। जब मैंने उनके काम के बारे में पढ़ा तो उन्हें भी मंटो के अफसानों से ज़्यादा मंटो के खाके पसंद हैं। मंटो की जो बेटियाँ हैं उन्हें, जैसे मुरली की धुन, अशोक और ये सब।
मंटो पाकिस्तान अशोक कुमार की वजह से आए थे या श्याम की वजह से? अरे बड़े अच्छी बात है, ये हो जानी चाहिए। हमारे जो 2 फिल्में बनी मंटो पे, उनमें तो ये दिखाया गया कि श्याम ने उन्हें कहा कि जब एक ख़ानदान की कॉन्डोलेंस के लिए वो गए, जो कि फसादात में जिनके लोग मारे गए थे, तो बहुत गुस्से में था श्याम, और उसने कहा कि मेरा जी चाहता है कि मैं इनको मार दूं मुसलमानों को। तो उसने कहा मैं भी तो मुसलमान हूँ, तो मुझे भी मार दोगे? तो उसने कहा हाँ मैं तुम्हें भी मार दूंगा। एक बात तो ये, जिसके बाद मंटो काफ़ी मुस्तरब रहे। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि अशोक कुमार और मंटो यकजान 2 कालिब थे। अशोक कुमार ने अपनी फिल्म महल, बड़ी मशहूर फिल्म है वो, उसका जो स्क्रिप्ट है वो लिखवाया था कमाल अमरोही से, जिसका मंटो को बहुत कलक था। मंटो को मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ मंटो का पाकिस्तान आने का फ़ैसला गलत था, नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वहाँ वो फिल्मिस्तान में और उसके बाद भी जो मंटो जैसा राइटर जो बहुत अच्छे स्क्रिप्ट लिख रहे थे, बहुत अच्छी कहानियाँ लिख रहे थे, यहाँ क्योंकि हमारी एक मजबूरी ये थी, हम जिस बुनियाद पे हमने ये मुल्क बनाया था उसके मुताबिक हम बहुत ज़्यादा लिबर्टी दे नहीं सकते थे आर्ट को, कल्चर को, म्यूज़िक को, डांस को, पेंटिंग्स को, स्कल्पचर को। ये अनफॉर्चुनेटली हमारी मजबूरी बन गया, या हमने ख़ुद पे तारी कर ली है मजबूरी, अपने आप को डिस्टिंग्विश करने के लिए इंडियंस से, हिंदू माइथोलॉजी से, हिंदू कल्चर से, और हिंदू आर्ट से मुराद इंडिया के अंदर जो उस वक्त जो आर्ट पर जो फिल्म जो सब पनप रहा था, हम ज़्यादा बुराइयों की तरफ माइल हुए, हम ज़्यादा बड़ी गलाजत में ज़रूर घिरे, ज़्यादा तज़ादात का शिकार ज़रूर हुए, ज़्यादा क़दामत पसंद ज़रूर हुए, हमने अपने आप को कुएं का मेंढक बना लिया, लेकिन ये ज़रूर साबित किया कि हम मुख्तलिफ हैं उनसे। और ये मंटो पहला शिकार थे इस सोच का। मंटो पर जो 2 फिल्में बनी पाकिस्तान में और इंडिया में, क्या इंसाफ हुआ मंटो के किरदार के साथ? हरगिज़ नहीं। देखिए, आप जब मंटो को पढ़ते हैं, मंटो एक हंसता खेलता और मजाक करता, हर एक के साथ छेड़छाड़ करता, और ज़िंदगी को बहुत खिलंडरे से अंदाज में गुजारता हुआ एक शख्स नज़र आता है। आप उनके जब पढ़ते हैं, जब उनके खाके पढ़ते हैं, जब आप उनके मज़ामीन, कहानियाँ वगैरह जो पढ़ते हैं, या उनकी ज़िंदगी की कहानी पढ़ते हैं, तो ऐसा नज़र आता है। लेकिन जब आप फिल्मों में देखते हैं तो वो एक बेचारा, वो चले आपने कह दिया जी वो पाकिस्तान आने के बाद जो आखिरी 10 बरस थे उनके, उन्होंने आपने उस ज़िंदगी के बारे में कहा तो वो तो ज़िंदगी ऐसी थी, अंधेरों में डूबी हुई थी, आपने कहानी बना दी। तो मंटो की शख्सियत से तो इंसाफ नहीं हुआ ना। अब मंटो की शादी आपने पहले जिक्र किया सफ़िया बेगम के साथ, हादसा था या नहीं? कहते हैं उन्होंने शक्ल भी नहीं देखी थी सफ़िया बेगम की, नहीं देखी थी। मंटो की वालिदा को मंटो की बहुत फिक्र थी। ये एक खोली में रहा करते थे बॉम्बे में, और मंटो की बहन भी बॉम्बे में रहती थी, लेकिन मंटो से मिलती नहीं थी, इकबाल बेगम, क्योंकि उनके जो बरादर निस्बती थे मंटो साहब के, वो मंटो को पसंद नहीं करते थे, इसी वजह से कि वो फोहश निगारी और बचपन से ही कि फिरना फिराना इधर उधर कोई बहुत सीरियस नहीं लेते थे। और उन्होंने इकबाल बेगम को मना किया कि तो आपने इनसे मिलना नहीं है, लेकिन वालिदा थी, उनको बहरहाल फिक्र थी। उन्होंने मंटो को एक दफ़ा कहा बॉम्बे आने के बाद, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। मंटो साहब घर से सोच के उस घर क्या था, एक खोली थी छोटी सी, वहाँ से ये सोच के गए कि मैं जाके सब बता दूँगा, इतना कुछ बताऊँगा कि बेटी क्या, मुझे तो कोई अपने करीब नहीं फटकने देगा। वो गए और उन्होंने, सफ़िया बेगम के वालिदैन नहीं थे, मामू थे मेरा ख्याल है, उनके वो जो उनके गार्डियन थे। तो मंटो साहब गए, मंटो साहब ने कह दिया जी कि मैं तो कुछ भी कमाता वमाता नहीं हूँ, ये थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, शराब मैं पीता हूँ और आवारागर्द हूँ मैं, और रहता भी मैं किसी ऐसी जगह हूँ जहाँ इंसानों के रहने की तो कोई जगह है ही नहीं। उन्होंने अपने बारे में इतना सच बताया कि उन्हें वो सच ही अच्छा लगा जो वो बता रहे थे सफ़िया बेगम के मामू। उन्होंने कहा जी आप इस रिश्ते को पक्का समझें। ये था वो हादसा जैसे जिसमें मंटो साहब फिर ये सफ़िया बेगम के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए। उनकी फिर बहन मिलने के लिए आई, रास्ते में एक जगह बारात रोकी, फिर वो नीचे आई, आके मिली और चली गई अपने शौहर से छुप के। मिलती क्यों नहीं थी उनकी बहन? उनके शौहर पसंद नहीं करते थे।
यानी बहन के शौहर पसंद नहीं करते थे मंटो साहब को, छुप छुप के मिलती थी जब भी मिलती थी, जब इनकी वालिदा ख़ास तौर पे बॉम्बे आई होती थी। बल्कि मंटो ने अपने भाइयों के बारे में भी लिखा है कि मुझे भाइयों ने ओन नहीं किया, प्यार तो क्या मिलना था, जब तक वो मुझे मिले उस वक्त तक मैं एक अफसाना निगार बन चुका था। तो वो एक अफसाना निगार मंटो को मिल रहे थे, सादत हसन को नहीं मिल रहे थे। मंटो ने जो फिल्मी दुनिया में काम किया वो कैसा था? मिर्ज़ा गालिब लिखी उन्होंने, और स्क्रिप्टिंग बहुत ज़्यादा फिल्मों की किया करते थे, डायरेक्शन के अंदर भी थे। मैंने बताया ना अशोक कुमार के साथ थे वो। और जब मिर्ज़ा गालिब का जब उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा तो उसके बाद तो उन्होंने आना भी पड़ गया यहाँ। फिर वो कहा करते थे कि मैं देखना चाहना कि बेदी ने मेरे स्क्रिप्ट नाल की कीता है, क्योंकि अपने स्क्रिप्ट को तो वो किसी को हाथ भी लगाने नहीं देते थे। जब वो रेडियो दिल्ली में थे, वहाँ ओपंदर नाथ अश्क और नूर मीम राशिद जो हमारे बहुत बड़े शायर हैं वो भी हुआ करते थे। तो उन्होंने मंटो के स्क्रिप्ट में कुछ गड़बड़ कर दी, कोई तसीह कर दी या कुछ ठीक कर दिया या गलत कर दिया, जो भी। जब मंटो को पता चला, मंटो जॉब ही छोड़ के चले गए थे। मतलब वो दिल्ली रेडियो से ही छोड़ के चले गए। तो ऐसे ही एक बार किसी ने उनके फिल्म के स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो उन्होंने फिल्म ही छोड़ दी थी। वो इतने फेस्टिडियस या इतने मेटिकुलस या इतने टची थे अपने काम, अपने स्क्रिप्ट के बारे में। बाकी अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मंटो की वो फिल्मी दुनिया में कैसे थे मंटो, तो आप खाका, वो अब उन खाकों में वाज़ेह है। जैसे मैंने अशोक कुमार के खाके की बात की, फिर एक खातून है सितारा, उनका खाका आप देखिए, रफ़ीक गज़नवी का खाका देखिए, नूर जहाँ का खाका देखिए, और इस तरह ये जो किश्ते ज़ाफ़रान देखिए, डेसाई का जो खाका है वो देखिए। ये जो खाके उन्होंने लिखे हैं, इस पे इंडिया की उस ज़माने की पूरी फिल्म इंडस्ट्री का मिजाज, उनका रंग ढंग, उनके तौर अतवार, उनकी मुराफ़क़त, उनकी नाशाइस्तगी, शाइस्तगी, ताल्लुक़ात, कैसे वो अगर एक औरत जिसकी जिनसी तशफ़ी ही नहीं हो रही, सितारा, वो कैसे वो एक शादी नज़ीर से करती है, नज़ीर के बाद वो फिर के आसिफ से करती है, लेकिन उस शादी कहीं भी शादी कर ले वो खुश नहीं है। वो एक ऐसी औरत का खाका है कि जो सेटिस्फाई ही नहीं होती। बहुत मुख्तलिफ लोगों से, मर्दों के पास फिरती है। और मंटो ये उसके बारे में कहते हैं कि मेरे तो दिल में वो चुभती थी, यानी उन्हें वो अच्छी भी लगती थी, लेकिन मतलब वो औरत का एक ऐसा रूप है जो सितारा के रंग में उन्होंने दिखाया। फिर नूरजहाँ के किस तरह से लोग नूरजहाँ के पीछे पड़े हुए थे, कौन कौन लोग थे जो पीछे पड़े हुए थे, कौन उसे हासिल करना चाहते थे, और कैसे वो एक दिन अचानक जब जाते हैं खुद वो रिजवी साहब, शौकत रिजवी के कमरे में, तो वहाँ वो सो रहे होते हैं और नूरजहाँ वो कहता है मंटो ये तुम्हारे सोफे पे नीचे नूरजहाँ की शलवार पड़ी है, वो ज़रा फेंक दो, कर दो। वो सारा कुछ लिखा हुआ है मंटो साहब ने। मंटो का लेकिन कमाल ये है कि ये सब कुछ उसने उस वक्त लिखा जब ये सब लोग बहुत बाअसर लोग थे, बहुत बाअसर लोग थे, और इनका तूती बोलता था, ज़माना इनका गर्विदा था, और ये बहुत इन्फ्लुएंशियल थे। मंटो शायद बेचारा कुछ में, मंटो तो अपनी ज़िंदगी के जैसे स्ट्रगल हमेशा से जद्दोजहद कर रहा, लेकिन वो कैसा बेबाक राइटर है। आप देखिए मंटो का नूरजहाँ से कैसा ताल्लुक़ था? मंटो उनसे बहुत कम मिलते थे। मंटो बल्कि अफसाना वो जो खाका शुरू करते हैं उसमें लिखते भी हैं कि उसे लोग कहते हैं बहुत खूबसूरत है, मुझे तो कोई ऐसी खूबसूरत नहीं। हाँ, उसकी आवाज़ बहुत बाकमाल थी, और बाकी उसके जिस्म में वो तमाम खतूत और कौसें मौजूद थी जो कि एक भरी, एक अच्छी, एक खूबसूरत औरत में होनी चाहिए, तो वो नूरजहाँ के अंदर भी थी। मंटो में अना का मसला था या अपने काम पे घमंड था उन्हें? काम पे तो घमंड बहुत ज़्यादा था उन्हें। उनका ये ख्याल था कि जैसे वाशगाफ अल्फाज में, जैसे खुलेपन से, और जो उनका अंदाज़े बयां है, जैसे वो अफसाना लिखते हैं और जैसे वो कहानी कह देते हैं, और जितना सच वो कह सकते हैं, ऐसा सच कोई कह नहीं सकता। मंटो ने जब कृष्ण चंद्र पे तनकीद की कि वो ऐसे लिखता है, वो जो फरमाइश करता है, तल्ख बातों को लच्छेदार अंदाज में कह देता है, बेखनी नहीं करता ठीक तरीके से। वो मंटो ने जब यह एतराज़ की तो असमत ने कहा कि मंटो, मैं और तुम गलाजत के ढेर उखेड़ते हैं, और कृष्ण
अपने कलम से खूबसूरत बेल बूटे बनाता है। ये फ़र्क है। वैसे एस्थेटिकली तो कृष्ण चंद्र बहुत शानदार राइटर हैं, लेकिन मंटो की बेबाकी जैसा किन कोई खाकों में मंटो बेरहमी से सच बोलते हुए नजर आए? हर खाके में। अब देखिए, देसाई जो थे वो बहुत बड़ी पर्ची थे और उन्होंने वो उसने लिख दिया कि बहुत बड़ी पर्ची है। एक फ़िक्रा बोलने के काबिल वो बंदा नहीं था, ये लिखते। और वो प्रोड्यूसर की पर्ची थे, और उस ज़माने में प्रोड्यूसर बहुत पैसे वाला आदमी मतलब जो सिर्फ पैसा ही लगाना जानता है, वो उसकी पर्ची थे। और यानी वो शख्स था देसाई के 43 टेक्स अशोक कुमार करवा चुके थे, और वो अशोक कुमार है तुम्हें डायरेक्टर हैं, और वो गलत बोल रहे हैं साहब, और बार बार अशोक कुमार उसे ये एहसास नहीं होने दे रहे कि वो गलत कर रहे हैं, कि तू गलत कर रहा है। वो फिर भी कह रहे हैं कि एक बार फिर हो जाए, एक बार फिर हो जाए। हालांकि एक सादा सा फिक्र है जो उन्होंने बोलना है कि देवी जी आप फिक्र ना कीजिए, मैंने भी पेशावर का पानी पिया है। और वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं देवी जी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने भी पेशावर का ठीक है, हम समझ गए हैं। जिन्होंने सुना होगा वो समझ जाएंगे। हाँ, आप वो मेरा ख्याल है, मुझे कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन किश्ते ज़ाफ़रान के नाम से जो खाका है वो ज़रूर पढ़िए आप। बहुत ही शानदार खाका है वो। और ऐसे ही जैसे ये करीमुद्दीन आसिफ, नज़ीर, रफ़ीक गज़नवी, नूरजहां, इन सब लोगों के बारे में बड़ी बेलाग बातें लिखी हैं उन्होंने। ज़िशानवी, मंटो के मज़ामीन जो हैं उन पर तनकीद भी हुई जो उन्होंने आलमी सियासत पे लिखे, वो क्या थी? अच्छा, वो तनकीद कुछ लोग करते हैं कि मंटो खामा फरसाई कर रहे थे, खाम खा लिख रहे थे। ऐसा नहीं है। मसलन उनका एक मजमून है तहदीद असला पे, यानी असले को महदूद करने पे। तो वो मजमून 1942 का लिखा हुआ है, बल्कि लिखा तो शायद 38-39 में होगा, वो छपा जाके 42 में। जब वो मजमून छपा, उस ज़माने में तहदीद असला की कोई बात थी ही नहीं दुनिया में, क्योंकि जर्मनी मुसलसल अपने साजो सामान बना रहे था, असला फैक्ट्रियों के अंदर बन रहा था, और जो एलाइड फोर्सेस थी उनको बहुत तशवीश हो रही थी कि इतना ज़्यादा असला बन रहा है, असले की दौड़ आगे चलनी। फिर हम मंटो के बाद देखते हैं कि कोल्ड वॉर और शुरू हो गई, न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ लोग जाना शुरू हो गए। मंटो उस ज़माने में ये एतराज़ उठा रहे हैं कि लोग खुद असला बना रहे हैं, यानी वो ममालिक जो खुद असला बना रहे हैं वो दूसरों को असला बनाने से रोक रहे हैं। असला तो सबको उसकी तखफीफ होनी चाहिए, असला तो नहीं बनाना चाहिए। जो कर रहे हैं वो ये इस कॉन्ट्रडिक्शन मंटो ने उस ज़माने में वाज़े किया। और जिन बॉम्ब, टैंक जो जिक्र किया उस ज़माने में वही चीज़ें थी, यानी न्यूक्लियर वेपन्स तो आए नहीं थे। जिन वेपन्स का जिक्र किया वही मौजूद थे और उन्हीं के बारे में किया। तो मंटो अपने वक्त से बहुत पहले दूरअंदेश भी थे, इतने दूरअंदेश थे, वो ये सब इशारे दे रहे थे हमें। उनका एक मजमून है अगर, मेरा ख्याल है वो अगर ज़रूर पढ़ना चाहिए हर एक को। उसमें वो ये सवाल उठाते हैं कि अगर क्लियोपेट्रा की जो नाक है, अगर उसकी ऊंचाई 1-8 इंच ऊपर नीचे होती तो यूरोप की तारीख मुख्तलिफ होती। यानी ज़ाहिर है ना उस पर जूलियस सीजर का दिल आता, ना वो उसको लेके आता, ना वो पूरी कहानी आगे चलती, ना उसका यूरोप के ऊपर कोई ऐसा असर होता। इस तरह से उनके बड़े शानदार मज़ामीन हैं कि जो रथ जा रही थी, राजा दशरथ की रथ जा रही थी, उसकी मेख निकल गई और ककई ने उसकी अपनी उंगली जो है उस मेख की जगह पे डाल दी, वरना वो रथ कहीं भी जाके गिर सकती थी। वो उंगली की वजह से वो बच गई। और जब फिर राजा बनाने का वक्त आया तो उन्होंने कहा जी मेरे बेटे भरत को राजा बनाएं, और जिनको राजा बनाना था उनको उन्होंने रावण से लड़ने के लिए राम जी को भेज दिया, राम जी को नहीं बनाया। तो यानी कि हिंदू जो मैथोलॉजी है उसकी ही तारीख मुख्तलिफ होती है। वो अगर मजमून है, लेकिन उनका जो तखय्युल है आपको वो नज़र आता है कि अगर एडवर्ड हफ्तम और स्पेन के बादशाह आपस में एक दूसरे से नफ़रत ना कर रहे होते तो फिर कौन सी जंग ना होती। अगर
एक इटली के बादशाह का दिल एक लड़की पे ना आया होता तो शायद एक नील की जंग ना होती। इस तरह बहुत सी उन्होंने अगर तारीखी पैराए में बहुत से सवाल सोचने भी मजबूर किया। एग्जैक्टली। और बड़ा मतलब इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है उसके अंदर उनका। वो आप महज जिनसियात या उस तरफ नहीं फोकस करते। फिर वो मंटो पर जो तनकीद होती रही उनमें सबसे बेहतर या मुनासिब आपको कौन सी लगी? मुझे तो सबसे अच्छा जो मजमून लगा है वो है शम्सुर रहमान फारूकी। बहुत बड़े नॉवेलिस्ट हैं, इंडिया से अब तो फौत हो गए हैं, कोविड के दिनों में उनकी वफ़ात हो गई थी, जिन्होंने नावल लिखा है कई चांद थे सरे आसमां। और वो नावल भी बहुत ही कमाल है, ज़बरदस्त नावल है। वो बेसिकली क्रिटिक ही थे और उन्होंने मंटो पे लिखा है हमारे लिए मंटो साहब। तो मैं रिकमेंड करूँगा सब लोगों को जो मंटो को समझना, मंटो पे तनकीद पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, जो आपके सवालों के भी बहुत से जवाब उन्होंने दिए हैं शम्सुर रहमान फारूकी साहब ने। हमारे लिए मंटो साहब वो ज़रूर पढ़िए। अच्छा, मंटो की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्होंने अच्छा बुरा सब कुछ बेचा। नशा पूरा करने के लिए अखबार के दफ्तर में बैठ के 20 अफसाने भी लिखे। तो क्या मंटो ने खुद को बेचा शराब के लिए? ये कमोबेश हर अदीब के साथ ही होता है और उस ज़माने में ख़ास, अब तो बहुत कमर्शियल हो गए ना, उस ज़माने में तो तकरीबन सभी अदीब ऐसे थे सिवाय राजेंद्र सिंह बेदी के, जो कृष्ण चंद्र भी ऐसे करते थे। हाँ, हम ये एतराज़ ज़रूर कर सकते हैं कि मंटो ने अपने अफसानों के मयार पे बाज़ जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अब ये इत्तेफाक है कि मुझे उन अफसानों पे कॉम्प्रोमाइज़ नज़र नहीं आता जो उन्होंने अखबारों के दफ्तरों में बैठ के लिखे हैं, जल्दबाजी में जो लिखे, जल्दबाजी में जो लोग कहते हैं, मुझे तो उनमें कोई ऐसा नज़र नहीं आता, बल्कि उसमें मुझे नफसियाती गहराई ज़्यादा नज़र आती है। मुझे जो बहुत मशहूर अफसाने हैं उनमें कोई ऐसा, जैसे बाबू गोपीनाथ कोई ऐसा अफसाना नहीं है जो बहुत मयारी अफसाना कहा जा सकता है जिसे। इस तरह एक अफसाना है जो मोहम्मद भाई प्रेडिक्टेबल है। कुछ अफसाने मंटो के ऐसे हैं जो प्रेडिक्टेबल हैं लेकिन वो गैर मामूली तवालत का शिकार है, और वो नहीं है जो उन्होंने अखबारों के दफ्तरों में बैठ के लिखे हैं, वो उन्होंने बड़ी फुर्सत में फरागत में लिखे हैं। मंटो ये कहा करते थे कि मैं तो कोई मतलब इतना ज़्यादा प्रोलिफिक थे, बहुत ज़्यादा, अगर मतलब आप कोई बात करें, वो ये कहते कोई बात करो यार, कोई बात करो, मैं अफसाना लिखूं। और इतनी देर में एक मुलाजिम अंदर आया, उसने दरवाज़ा खोल रखा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो मंटो ने अफसाना लिख दिया उस पर। सैनिटोरियम वाले भी जो एक डॉक्टर हैं वो ये कहते हैं, वो उस वक्त यंग डॉक्टर थे, कि मैं मंटो से बात बढ़ाया नहीं करता था, क्योंकि उस ज़माने में मंटो का मसला ये था कि वो बात सुनना चाहता था, कि कोई भी बात सुन के वो फ़ौरन अफसाना घड़ लिया करता था। और अफसाने में तो झूठ सच कुछ भी हो सकता है ना। अब मैं आपसे अगर मिल के जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे आपके कपड़ों के कलर से कुछ ऐसी शौरी रॉ में बह के मैं कुछ कहानी कुछ की कुछ बना दूँ। तो खैर मंटो ऐसे भी करते थे, लेकिन मंटो का एक अफसाना है बहुत ज़बरदस्त, जो नफ्सियात का या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का अगर कुछ आप नमूना समझते बनाया, वो है फुंदने, जिसके बारे में डॉक्टर अनवर सज्जाद कहा करते थे, मैंने अफसाना लिखना फुंदने से सीखा है, फुंदने अफसाने से। और ये जब आप फुंदने पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि मंटो महज कस्बियों की कहानियाँ नहीं लिखते थे। वो अशराफिया के अंदर जो जिनसी कज रवियों से जो वैल्यूज़ या जो प्रागंदगी पैदा होती थी, वो उस पर भी लिखते थे और अलामत में भी लिख सकते थे। आमतौर पर मंटो के बारे में ये कहा जाता है कि वो कोई अलामती नहीं, वो तो हकीकत निगार थे। लेकिन आप फुंदने पड़े और फिर बताइए क्या वो महज हकीकत निगार थे? मंटो के वो अफसाने कौन से हैं जिसे हम नफ्सियात के निसाब में शामिल कर सकते हैं? बिल्कुल, नफ्सियात के निसाब का हिस्सा बन सकते हैं, जैसे मैंने फुंदने का जिक्र किया। इसी तरह मंटो के कुछ अफसाने जो मैं हो सकता है मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ नामों को, उसके लिए मुझे माफ़ फरमाइएगा। जैसे दिलजीत कौर, कलवंत कौर, कुछ एक खातून है जिसका एक शुगल है। वो शुगल ये है कि वो एक आदमी को ट्रैप करती है, वो अपने पास लेके आती है, वो एक जिनसी अमल उसके साथ करती है, और जिनसी अमल के दौरान में जब वो शख्स पूरी हैजानी कैफियत में होता है अपनी, वो चाकू मार देती है और उसे उठा के कमरे में फेंक देती है। फिर वो दूसरे शख्स को लेके आती है, और वही शख्स जब मुकम्मल हैजान अंगेज़ी का शिकार है अपने जिनसी अमल के दौरान, वो उसे रोकती है और साथ जाके उस लाश को दिखाती है
और उस लाश के देखने से जो खौफ, अब आप ये देखिए कि वो किस अमल से गुजर रहा था, वो किस कैफियत में था, वो उन 2-3 कैफियतों का एक जब देखती है उस शख्स पे जो असर है उससे लुत्फ हासिल करती है। मतलब आप उस औरत को बुरा भला कहेंगे, बुरा जो भी कह लें, लेकिन वो सरकश तबीयत इंसान के अंदर मौजूद है। मंटो के जो अफसाने हैं उन्हें खुदारा ये जिनसी रवैयों, जिनसी कजरवियों, जिनसी मैलानात, जिनसी रुझानात, जिनसी शहवत अंगेज़ी और बुराई, अच्छाई, गुनाह, सवाब, नेकी, बदी के तसव्वुरात से हट के बेहसियत इंसान की जो अंदर एक जो सरकश तबीयत है, जो एड है, जो हैवानियत है, जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में जैसे उसे मिलता है, तो वो कोलकाता में एक डॉक्टर का खौफनाक रेप भी कर सकते हैं। वो पता नहीं, हो सकता है वो बड़े जिन्होंने वो रेप किया, वो रेप करने वाले अगर आप उन्हें आम जिंदगी मिले तो वो बड़े ही आपको बेचारे मिस्कीन से मजूसी बहुत आम से लोग नजर आएंगे, और आपके यहाँ भी क्रिमिनल्स ऐसे ही होते हैं। तो वो जो शुरफा और रऊसा मुअज़्ज़ज़ीन के अंदर जो एक क्रिमिनल छुपा हुआ है उसको बाहर लेके आता है। हम मान लेते हैं कि उस वक्त मंटो ने जो लिखा वो सोसाइटी में गन था, सोसाइटी को मंटो ने नंगा तो किया, लेकिन इसका हल क्यों नहीं बताया? मंटो ये कहते हैं, मैं इस सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी। मुझे तो हर जगह पे वो सब नज़र आ रहे, वो तज़ादात नज़र आ रहे हैं, तो मैंने क्या, वो आपसे देखना नहीं चाहते, मैं आपको दिखाता हूँ इसलिए आप मुझे बुरा भला कहते हैं। और इसे कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं है। वो किसका काम? वो दर्जियों का काम है। वो दर्जियों का काम है। वो आपके असातिज़ा करें, वो आपके उलमा करें, वो आपके पॉलिसी मेकर्स करें, वो आपके सियासतदान करें, वो आपके क़वानीन करें, वो आप एक ऐसा इंसानी मुआशरा पैदा करने की कोशिश करें जिसमें तज़ादात कम से कम हो। ख़त्म तो नहीं हो सकते, लेकिन ऐसे बेरहम तज़ादात तो नहीं होने चाहिए ना कि आप एक तरफ तो अपनी बीवियों को और बेटियों को और बच्चियों को और घर बिठाएं 7 पर्दों के अंदर, और ख़ुद जाके आप किसी मजबूर और महरूम या महजूर किसी वैश्या के साथ रात गुजार कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हो। अगर आपसे पूछा जाए कि वो हक़ आप अपनी बीवी बेटियों को दोगे तो आप सीख पाओ जाते हैं कि ये कौन है हमारे अक़दार को चैलेंज करने वाला। ये है मंटो। जब वो ऐसी बातें करता है आप उसे रांदा दरगाह कर देते हैं, आप उसे सैनिटोरियम भेजते हैं, आप उसे जेल में डालने की कोशिश करते हैं, आप उसे फौहश निगार कहते हैं, गंदा और गलीज़ कहते हैं, आप कस्बी को बुरा कहते हैं, वैश्या को बुरा कहते हैं, आप उसके लिए बदतरीन ज़बान इस्तेमाल करते हैं। उनको कुछ नहीं कहते जो वहाँ आके अपना गंद फेंक के जाते हैं। अगर मंटो ये कहता है कि जी आप आए थे उसका वैश्या के पास और उससे आपके यहाँ ये बच्ची पैदा हुई है, तो वहाँ आप उसका मुंह नोचने की कोशिश करते हैं। मंटो आज भी उतने ही मुतनाज़ा हैं जितने उस वक्त थे जब उन पे मुकदमात हुए? नहीं, अब तो खैर उन्हें निशाने इम्तियाज़ भी दे दिया, अब तो आहिस्ता आहिस्ता ग्लैमराइज भी हो रहे हैं मंटो। अब तो लोग वो, क्योंकि भाई अब तो वो क्या मुतनाज़ा रहेंगे। वो उस ज़माने में जब हम जिन्स परस्ती की कोई बात करते थे, दिखाते थे, तो आप उन्हें बुरा भला कहते थे उस ज़माने। अब वो सारा कुछ आपको वीडियोस में नज़र आता है। अब आप उसके लिए हक़ के लिए लड़ रहे हैं। उस ज़माने में तो कोई चरसी भंगी बेचारा अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता था। अब तो आप LGBT और पता नहीं क्या क्या ज़माने के अंदर चल रहा है। तो अब तो मंटो, अब तो खैर आप बहुत मैच्योर हो गए हैं उस लिहाज से, मंटो के लिहाज से। मंटो को अंदाज़ा था कि उनके मरने के बाद उनके काम की कदर की जाएगी। एग्जैक्टली था। उन्होंने लिखा भी, उन्होंने कहा ये ऐसे खबीस हैं, इन्होंने मेरे मरने तो बाद मुझे पहनावे पहनाएंगे, इज़्ज़त और तकरीम में मेरी इजाफ़ा हो जाएगा, ये लोग मेरे नाम को उस वक्त बहुत बड़ा कर देंगे। ये सब लिखा भी है उन्होंने, और बड़ा मेरे ऊपर चढ़ाएंगे, मतलब बड़ी मेरी इज़्ज़त किया करेंगे उस ज़माने में। मुझे उसका कोई, ना मैं इनसे कोई उम्मीद रखता हूँ, ना मुझे कोई खैर की तवक्को है इनसे, और ना मुझे इनसे कोई ज़रूरत है इस चीज़ की। ये लिखा हुआ है उन्होंने। मंटो आज भी 70 साल बाद क्या रेलिवेंट है इस सोसाइटी में?
बिल्कुल रेलिवेंट है। जैसे मैंने कहा ना कि इंसानी नफ्सियात की बूलजबियाँ, उसके एक्सेंट्रिसिटीज़ जो हैं इंसानी नफ्सियात की, जो पेचीदगियाँ हैं, जो इज़्तिराब हैं, जो इंसानी उलझने हैं इंसानी नफ्सियात में, वो चाहे जिन्स से पैदा हो या जिनसी तशफ़ी ना होने से पैदा हो, या समाजी घुटन के नतीजे में पैदा हो, या मुआशरती नाइंसाफ़ी के नतीजे में पैदा हो, वो सब कुछ मंटो ने बयान किया हुआ है। यू जस्ट हैव टू लर्न फ्रॉम मंटो। आपने समझने की ज़रूरत है। डोंट शूट द मैसेंजर। आज भी ये बात है कि आप मंटो को ना मारें, आप उन कहानियों को, उन उलझनों को सुलझाने की कोशिश करें अगर आप कर सकते हैं तो। उस वक्त भी और आज भी मंटो को सोसाइटी में कौन सा वो तबका था जो पसंद नहीं करता था? वैसे मंटो को कोई भी पसंद नहीं करता था। इस्लाम का जो अलंबरदार तबका था उसने अपनी एक ख़ास इंटरप्रिटेशन की हुई थी मज़हब की। वो उस इंटरप्रिटेशन पे, जैसे कि मैंने कहा, मौसीकी, आर्ट, कल्चर, हर चीज़ को त्यागने पे तुला हुआ था, और त्याग भी दिया। आज यहाँ कुएं के मेंढक पैदा कर दिए हम जैसे उन्होंने। दूसरा जो प्रोग्रेसिव तबका था वो भी मंटो को ओन नहीं करता, क्योंकि मंटो उनके अंदर भी कॉन्ट्राडिक्शंस को लेके आते हैं। मतलब वो कहते हैं सज्जाद ज़हीर जो है वो तो दूध की बोतलें पी के बड़े होने वाले कॉमरेड हैं, इन जैसे कॉमरेडों से इनकलाब थोड़ी आता है। हालांकि सज्जाद ज़हीर बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन मंटो तरक्की पसंदों पे, कम्युनिस्टों पे उस ज़माने के, वो भी बहुत तनकीद। और बारी साहब का अगर आप मजमून पढ़ें, बारी साहब भी इनकलाब पसंद थे, बारी साहब भी कॉमरेड थे जो उनके उस्ताद थे। तो उनका जैसे उन्होंने मज़ाका उड़ाया है, जो बड़े गो के बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से जो तनकीद की है उन्होंने बारी साहब के इनकलाब पसंदी पे, वो पढ़ने के काबिल है वो चीज़। मंटो का जो पागल खाने में टाइम गुजरा वो कैसा था? क्या सीखा या क्या देखा? पागल खाने में एक्चुअली कहा तो ये जाता है कि उन्होंने 7-8 महीने तक शराब से आहिस्ता आहिस्ता किनारकशी इख्तियार कर ली थी, ये कहा जाता है। लेकिन वहाँ उन्हें एक बहुत बड़ी खबर मिली थी श्याम के मरने की। अच्छा। तो जो श्याम वाला खाका है, जैसे मुरली की धुन में वो उस अपनी कैफियत को बयान करते हैं उसके अंदर, कि वो ना जागने वालों में थे, ना सोने वालों में, ना वो इस कैफियत में थे कि जो हकीकत है, ना ये थे कि वो कोई गुमान है। गुमान और हकीकत के बीच में कहीं थे, और सोते जागती कैफियत में थे। जैसे नीम मदहोशी सी का आलम था। उसी में उन्हें जब शाम के मरने की खबर में मिली तो उन्हें एक मजाक ही लगा, जो उन्हें समझने में, जो उन्हें कबूल करने में थोड़ा सा वक्त दिया उन्होंने। तो कुछ ऐसा मेरा ख्याल है कि उन्हें ये जो कहा जाता है कि उनको झटके लगाए गए, इलेक्ट्रिक शॉक, ये वो ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं था ऐसा। और जो फिल्मों में दिखाया गया, नहीं बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल फजूल बात है। वो फिल्मों में तो बहुत एग्जेजरेट किया जाता है, बल्कि एक फिल्म में तो मंटो को वो कैद जब उन्होंने की खून की, फिर उसमें उंगलियां डुबो के और अपने किरदार और वो अफसाने लिखते दिखाया गया। वो बड़ा ही एक डिसटेस्टफुल ग्रोटेस्क सा सीन था वो एक फिल्म में दिखाया गया, वो ऐसा नहीं था। तो नीम मदहोशी की कैफियत थी उनकी सैनिटोरियम के अंदर, लेकिन वापस आने के बाद तो फिर खैर और भी अबतर हो गई थी वो हालत। अगर मंटो पाकिस्तान ना आते तो भारत में उनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर होती? बहुत से लोग नाराज़ होंगे बात सुनकर, लेकिन मेरा ख्याल है कि मंटो को भारत ही में रहना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने ख़ुद को डिसएसोशिएट कर लिया था आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, हेरिटेज और तमाम फ़नून लतीफ़ा से आज तक किया हुआ है। जबकि वहाँ फ़िल्म बहुत पीक पे गई, वहाँ आर्ट, अदब, राइटर, कॉपीराइट, ये वहाँ डेवलप हुए बहुत ज़्यादा। तो मेरा ख़्याल है कि और फिर उस मंटो से मोहब्बत करने वाले वहाँ मौजूद थे बहुत सारे लोग। बाद में एक बार श्याम ने ख़त में लिखा तो उन्होंने कहा कि तुम भाग गए, बुज़दिल हो, डर गए, चले गए, यहाँ लोग तो तुम्हारी इंटेलेक्चुअल बकवास जो है उसको बहुत मिस करते हैं। वो बड़ा प्यारा दोस्त था श्याम। मंटो की बेगम साहिबा और बेटियाँ लाहौर ही आए हुए थे मिलने के लिए अपने अजीज़ों को। तो फिर पार्टीशन हो गई और बाकी रेस्ट इज़ द हिस्ट्री के मंटो ने वहाँ क्या क्या फेस किया। वो थोड़े सेंसिटिव भी ज़्यादा थे और मंटो का शायद ये ख्याल था कि जब वो इतने बड़े राइटर हैं कि वो जहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी जाएंगे, और इंडिया में तो शायद उस ज़माने में ज़्यादा लोग थे, पाकिस्तान में उनकी बहुत ज़्यादा कदर होगी। वो एक शदीद गलत फहमी के नतीजे में यहाँ आए और यहाँ आके फिर उन्हें, लेकिन वहाँ रहते तो मेरा ख्याल है उनकी कदर ज़्यादा होती, क्योंकि उनके फ़न की कदर वहाँ मौजूद थी।
आपने देखा कि मंटो तो फौत हो गए, फिर मंटो के बाद फैज़ के साथ क्या हुआ? फैज़ को जेल भेज दिया गया रावलपिंडी साजिश केस में। फैज़ बेचारे कोई 3 से 5 साल तक जेल में रहे, और सिर्फ फैज़ ही नहीं रहे, बहुत से लोग थे जो जेल में रहे। हमने मतलब, और फिर जो आहिस्ता आहिस्ता बाकी जो प्रोग्रेसिव सोच थी उसके साथ क्या हुआ, फिर मार्शल लॉज और ये सब कुछ, तो हमने देखा कि मंटो, इसलिए मैं कहता हूँ कि मंटो का यहाँ आने का फ़ैसला उस वक्त गलत था। लेकिन जो लोग आए, जाहिर है उन्होंने बड़ी हिम्मत भी की। जो मजबूर हो के आए वो और बात है, जो लोग प्रोग्रेसिव लोग थे जो यहाँ आए वो बड़े लोग थे। मंटो को अंदाज़ा था कि उनकी ज़िंदगी मुख्तसर है? मेरा ख्याल है कि मंटो को ये अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी जल्दी इस दुनिया से चले जाएंगे, क्योंकि गो के शराब की वजह से बहुत ज़्यादा हालत उनकी दिगरगूं हो गई थी, लेकिन ये अंदाज़ा शायद फिर भी नहीं था। मंटो की ज़िंदगी को अगर आप दरिया को कूज़े में बंद करना चाहेंगे ना, तब वो, आई एम वेरी सॉरी टू से, एक रिवेंज भी था। बचपन में ठुकराया हुआ बच्चा, बागी इंसान थे, बागी थे और ठुकराए हुए थे। जब आपको बचपन में ठुकराया जाता है और आप एक सेंसिटिव सोल होते हैं, आप सोचने समझने की सलाहियत रखते होते हैं, तो आपने ज़िंदगी के फेस पे अपने आप को सब भी तो करना होता है ना। जो राइटर और जो बड़े लोग होते हैं वो यही करते हैं। तो मंटो का जो रिएक्शनरी एटीट्यूड था, जो जैसे वो मुनाफिकत को आश्कार करते थे, जैसे वो लोगों की, बहुत पाकीज़ा लोगों के अंदर जो छुपे हुए शैतानत थी उसको आश्कार करते थे और शदीद तरीके से करते थे। लोगों से घबराते थे कि यार हमारे बारे में कुछ लिख ना दे। उससे नज़र आता है कि मंटो के अंदर लाशौरी तौर पे एक मुहर्रक था रिवेंज लेने का, या उस खुद को सब्त करने का, अपने आप को मनवाने का। वो जो अंजुमन अहमक़ा उन्होंने बनाई थी उसमें भी यही था कि बचपन से ही ये शौक़ था कि मैं अपने आप को बताऊं कैसे कि मैं मंटो हूँ। उन्होंने कहा मेरा जो फाउंटेन पेन है ये गधे के सींग से बना हुआ है। अगर आप इसका नफ्सियाती मुताला करें तो मंटो तवज्जो दिलाने के लिए बहुत सी चीज़ें करते थे। मौत इतनी जल्दी उन्हें ले लेगी, हाँ, हालांकि जब वो आखिरी वक्त था उनका, उन्होंने कहा है कब्र में तो और भी ज़्यादा सर्दी होगी। मंटो ने अपना कतबा जो है वो भी अपने मरने से पहले लिख दिया था। वो भी उनके प्राइड की एक अलामत था। कतबे में उन्होंने लिखा कि मंटो मर गया, वो मनो मट्टी तले दफन ये सोच रहा है कि मंटो बड़ा अफसाना निगार है, ये खुदा। इस कतबे को समझा ही नहीं। इस कतबे को आप, ये ज़्यादा तनकीद भी होती और इसको खुदा न खासा ब्लास्फेमस एक वो भी समझा जाता, या ये समझा जाता कि आप शरीक ठहरा रहे हैं, ख़ुद को शरीक ठहरा रहे हैं, वो भी खुदा के साथ। तो हालांकि ऐसा नहीं था। बहरहाल इसको तफसील में हम फिर जा सकते हैं अगर कोई ज़रूरत हुई तो। लेकिन उस कतबे को बड़े लंबे अरसे तक चेंज नहीं किया गया। ये नहीं कि मंटो ने चेंज किया, वो कतबा लगा भी रहा है। वो बाद में उस कतबे को उस कब्र से चेंज किया गया है। वो कुछ रियासती अहलकारों के कहने पे चेंज किया गया जो मंटो का कतबा है, वरना ये कतबा था लगा हुआ शुरू में। ज़ीशान भी, मंटो के बाद दोबारा कोई मंटो क्यों नहीं पैदा हुआ? देखिए, राइटर इज़ प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट। वो जो कुछ फेस मंटो, जैसे अहमद नदीम कासमी कहते हैं ना कि फैज़ अपने उनके कलाम में जो जज्बातियत और जो रचाओ और जो पैंग है, जो यर्निंग है, वो इसलिए ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाते कि उन्होंने जेल काटी है और जेल में उन्हें सज़ाए मौत भी हो सकती थी। मंटो भी, क्योंकि जैसे हम उनकी ज़िंदगी का अहाता कर रहे हैं कि ज़िंदगी को बहुत करीब से देखते हुए, बहुत महसूस करते हुए आगे बढ़े थे हर चीज़ को, और पूरा शौब दौर देखे, गुरबत देखी, बहुत बड़ी नामवर शख्सियतों के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस देखे, तो ये सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर दौर का अपना एक प्रोडक्ट होता है राइटर। मंटो अपने दौर से आगे ज़रूर थे, लेकिन अब जो मंटो पैदा नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारे मेयारात, हमारे तनाजुर, हमारे मौज़ूआत, हमारे जो मैलानात हैं वो बदल गए हैं। तो अब जो आप फिल्में देखते हैं या उनमें मेरा ख्याल है कि बहुत वैरायटी है, बहुत सारा काम हो रहा है। मंटो के लिए मुश्किल था उस ज़माने में सारी बातें करना। मंटो का जो बड़ाई है वो ये है कि उसने उस ज़माने में वो बातें कहीं जो आम तौर पे कहीं नहीं जा सकती थी। वो छुप छुपा के तो कहीं जा सकती थी, इतने बेधड़क होके, इतने
बरमला नहीं कही जा सकती थी। यानी वो लोग जिन पे आप डिपेंडेंट हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके खैर ख़्वाह हैं, या जिनसे आपके इंटरेस्ट वाबस्ता हैं। हम किसी अदारे में काम कर रहे हों, हम किसी शख्स के साथ काम कर रहे हों, तो हम उसके बारे में बहुत मोहतात होते हैं कि उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, या जिनसे हम खौफ खाते हों हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। ऐसे ही होता है ना। तो मंटो तो हर एक के बारे में करता था। आज अगर वो बातें कर रहे होते मंटो, या मंटो ये सब कहानियाँ लिखने के बाद या अफसाने का खाके लिखने के बाद कहा जाता है जी कि मेरी मौत के 10 साल बाद आप इन्हें, लोग कह देते हैं ना, 10 साल बाद या 20 साल बाद आप इन्हें शाया करें। हो सकता है हमारे लिए अदब पारे के तौर पर उनकी कोई अहमियत होती, क्रिटिक्स के लिए होती, लेकिन ऐसा भौचाल तो ना आता ना जैसे जो मंटो की कहानी लिखने से आ जाता था। कहीं छापे पड़ गए, कहीं मुकदमे हो गए, कहीं लोग इनसिक्योर हो गए, कहीं इदारे इनसिक्योर हो गए। खलाई मखलूक के बारे में तो कहते हैं कि जो उन्होंने लिखा, या जो अंकल सैम के नाम जो ख़त लिखे, उनसे तो हमारी रियासती जो इदारे हैं उन्हें भी पिस्सू पड़ गए थे मंटो के लिखने से। नॉट टू स्पीक ऑफ द पीपल जिनके बारे में वो लिख रहे थे, उनके बारे में। जी। तो मेरा बहरहाल कहने जो गुजारिश ये होगी कि मंटो के खाकों को आप निसाब का हिस्सा बनाएं, मंटो के खाकों को बताएं, पढ़ाएं, उस जॉनरा को डेवलप करें कि खाका लिखना मंटो ने सिखाया है हमें। फिर मंटो के कुछ ऐसे अफसाने हैं जो बहुत ही शानदार नफ्सियाती गहराई रखते हैं, उन्हें आप अपने निसाब का हिस्सा बनाएं, उन्हें पढ़ाएं। फिर मंटो के मज़ामीन लोगों को बताया जाए कि वो कितना बड़ा राइटर था, कि वो अपने वक्त से बहुत पहले बहुत सी चीज़ें लिख गया। फिर उसके क्राफ्ट के ऊपर भी बात होनी चाहिए मंटो के, कि लिखते कैसे थे, वो लिखते कैसे थे। कुछ उनके मज़ामीन ऐसे हैं जो लड़कियों को छेड़ने पे लिखे हैं। कुछ उनके बड़े ही ह्यूमरस और लाइट हार्टेड से मज़ामीन हैं। जैसे मैंने बताया कि लड़के छेड़ खूबां से चली जाए है, ये एक उनका मजमून है। ऐसे अगर उनका एक मजमून, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, ये ऐसे मज़ामीन हैं जो आपके निसाब में हर बच्चे को पढ़ने चाहिए। वो जो लिखना है, बोलना है, समझना है, ज़िंदगी को, लोगों को समझना है, लोगों के मेलानात और तबाह को समझना है। हमने बहुत बड़ा सरमाया है मंटो की सूरत में जो हमने कदर नहीं की और फेंका हुआ है, हमारे पास पड़ा है और हम उससे इस्तेफादा नहीं कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है बहुत ज़्यादा।